सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 7 भारत में सेवा क्षेत्र को आगे पढ़ेंगे। रियल एस्टेट। कोविड-19 महामारी ने प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में मंदी को बढ़ा दिया है और रियल एस्टेट क्षेत्र भी इससे छूता नहीं रहा है। परियोजनाओं में देरी, बड़ी खरीद को टालना, संपत्ति की कीमतों में ठहराव और डेवलपर्स के लिए फंडिंग की कमी ने इस क्षेत्र में मांग को प्रभावित किया है। भारत सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे सभी के लिए आवास, आत्मनिर्भर भारत आदि ने आवासीय वित्त क्षेत्र को गति दी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अर्बन के तहत ब्याज सबवेंशन आवासीय स्थान में मांग पक्ष वाहक रहा है। इसने ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद की है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग फंड ने व्यवहार्य विकास के लिए क्षेत्र में पर्याप्त तरलता सर्जित की है। रूस और यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक तनाव होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पुनः व्यवधान आया है और रियल एस्टेट क्षेत्र पर इसके होने वाले प्रभाव से चिंता बढ़ी है। अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि ने विभिन्न डेवलपर्स द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने पर विवश किया है। रूस और यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप स्टील, सीमेंट, परिष्करण सामग्री, आयातित रसायनों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है और इससे समग्र निर्माण लागत के साथ ही साथ आवास की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। आवास ऋण पर बढ़ती ब्याज दरें और संपत्ति की कीमतों में वृद्धि जैसी वर्तमान बाधाओं के बावजूद इस क्षेत्र में चालू वर्ष में लचीला विकास देखा गया है। आवासों की बिक्री और वित्तीय वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में नए घरों की लॉन्चिंग महामारी पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के स्तर को भी पार कर रही है। JLL के 2022 ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के अनुसार भारत के रियल एस्टेट बाजार की पारदर्शिता वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे बेहतर बाजारों में से एक है। इसके समग्र पारदर्शिता स्कोर में वर्ष 2020 में 2.82 से 2022 में 2.73 का सुधार हुआ है, जो संस्थागत निवेश में वृद्धि और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट ग्राहकों की बढ़ती संख्या का वाहक है। भारत में सेवा क्षेत्र में तेज वृद्धि के क्या कारण हैं? अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होने लगा है। किसी आर्थिक गतिविधि के दौरान विभिन्न चरणों पर कार्यों का संपादन विशिष्ट योग्यता वाले पेशेवरों से संपादित कराया जाने लगा है, जिस कारण सेवा क्षेत्र में अलगाव या विच्छिन्नता का विकास हुआ और सेवा क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। मांग पक्ष में बढ़ोतरी के कारण भी सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में उत्पादन लागतें कम होने के कारण कई विदेशी कंपनियां अपने कुछ काम भारत में कम खर्च में करवाती हैं, जिससे भारत में सेवा के निर्यात को समुचित प्रोत्साहन भी मिला है। उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप बैंकिंग, बीमा,
परिवहन एवं संचार आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के प्रवेश से सेवा क्षेत्र के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है। निजी क्षेत्र के प्रवेश से भी सेवा क्षेत्र के विकास में योगदान मिला है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों में लचीलापन लाने से सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा कंप्यूटर संबंधित सेवाओं में विशेष रूप से तीव्र संवृद्धि प्रदर्शित हुई है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति का सीधा असर सेवा क्षेत्र में देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी के विकास ने न केवल नई सेवाओं का सृजन किया, अपितु सेवा क्षेत्र को और अधिक विकासोन्मुखी बनाया है। सूचना प्रौद्योगिकी में इंटरनेट का प्रयोग, दूरसंचार में मोबाइल फ़ोन का आगमन तथा बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड की शुरुआत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। औद्योगिक समृद्धि का सेवा क्षेत्र की समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित होता है। वहीं दूसरी ओर सेवा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि ने औद्योगिक समृद्धि को गति प्रदान की है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र की पारस्परिक निर्भरता बनी रही है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि दूरसंचार सेवाओं के विस्तार ने फ़ोन कंपनियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति। भारत में पहली ब्रॉडबैंड नीति को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के हिस्से के तौर पर आरंभ किया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड सेवा के महत्व को देखते हुए सूचनाओं की तेज़ गति से पहुंच और वेब आधारित संचार द्वारा टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, ई गवर्नेंस, मनोरंजन, रोजगार सृजन की संभावना को सुनिश्चित करने हेतु ब्रॉडबैंड नीति 2004 को तैयार किया गया है। इस नीति में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को 256 किलोबिट्स प्रति सेकंड निर्धारित किया गया है। नीति में कॉपर लूप पर आधारित डिजिटल उपभोक्ता लाइनों, DSL, ऑप्टिकल फाइबर तकनीकों, केबल टीवी नेटवर्क, वीसैट आदि के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं को उपलब्ध कराने की बात कही है। नेक्स्ट है 2010 में भारत में 3G सेवाओं के विस्तार के साथ ही वायरलेस ब्रॉडबैंड का आरंभ हुआ है और 2011 में सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ की लागत के साथ राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है दूरसंचार नीति 2022 का उद्देश्य वर्ष 2015 तक मांग पर सस्ता और टिकाऊ ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना था। वर्ष 2017 तक ब्रॉडबैंड के 175 मिलियन कनेक्शन उपलब्ध कराना भी इस नीति के उद्देश्यों में शामिल रहा है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड सेवाओं और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच तालमेल स्थापित करना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सितंबर 2018 में दूरसंचार विभाग ने नई दूरसंचार नीति का मसौदा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के नाम से जारी किया है। ध्यातव्य है कि इसके तहत वर्ष 2022 तक 40 लाख नए रोजगार सृजन करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ ही अन्य कई सुविधाओं का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के तहत निर्धारित प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित है। प्रत्येक नागरिक को 50 Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 Gbps की कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मांग पर सभी शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी
मुख्य विकास संस्थानों को 100 Mbps ब्रॉडबैंड समर्थित करना है। 50% घरों तक फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड की पहुंच सुनिश्चित करना। 2020 तक यूनिक मोबाइल सब्सक्राइब घनत्व को 55 तथा 2022 तक 65 तक बढ़ाना है। 2020 तक 5 मिलियन और 2022 तक 10 मिलियन तक पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट पर विस्तारण करना है। कवर नहीं किए गए सभी क्षेत्रों हेतु कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। डिजिटल संचार क्षेत्र में $100 बिलियन का निवेश आकर्षित करना। इस नए युग के कौशल निर्माण के लिए 1 मिलियन मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है IoT इकोसिस्टम का विस्तार 5 बिलियन आपस में जुड़े उपकरणों तक करना। इस नीति का मुख्य उद्देश्य डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के योगदान को बढ़ाना। भारत के GDP में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 2017 के 6% से बढ़ाकर 8% करना तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के ICT विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134वें स्थान से शीर्ष 50 देशों में पहुंचाना है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नवोन्मेष नीति 2013। मुख्य विशेषता इसकी क्या है? समाज के सभी वर्गों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना। समाज के सभी वर्गों के युवाओं में विज्ञान के अनुप्रयोग हेतु कौशल को बढ़ावा देना। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में कैरियर को आकर्षक बनाना। विज्ञान के कुछ अग्रणी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास का विश्व स्तरीय ढांचा स्थापित करना। वर्ष 2020 तक भारत को 5 बड़ी वैश्विक वैज्ञानिक शक्तियों में खड़ा करना और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष प्रणाली के योगदान को समावेशी आर्थिक विकास के एजेंडे के साथ जोड़ना और उत्कृष्टता तथा संगतता की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना। अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए माहौल तैयार करना। सफल प्रयोगों को दोहराकर तथा नई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की व्यवस्थाएं कायम करके अनुसंधान और विकास के निष्कर्षों को सामाजिक और व्यावसायिक उपयोगों में बदलना। आकार और प्रौद्योगिकी की सीमाओं के दायरे में संसाधनों के बेहतर उपयोग से कम लागत की नवीनीकरण गतिविधियों को बढ़ावा देना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान से संपदा संवर्धन के कार्यक्रमों को मान्यता देने वाली सोच और मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देना। एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रणाली की स्थापना करना। ये नीति 2013 की नीति थी और ये नीति 2020 की नीति है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति का मसौदा जारी किया गया है। यह नीति 2013 की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति का स्थान लेगी। नई नीति में उन व्यक्तियों और संगठनों को शामिल किया गया है जो अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र से संबंधित हैं तथा इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में सक्षम है और जिनके द्वारा लघु मध्यम दीर्घकालिक मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण बदलाव लाए जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जिस तरह के नए संकटों का दुनिया को सामना करना पड़ रहा है, वैसे हालात में यह नई नीति अपने विकेंद्रीकृत तरीकों से प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र तय करेगी या निर्धारित करेगी कि किन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना है। अनुसंधान के तरीके
कैसे होने चाहिए तथा सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का किस पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। न्याय और समावेशन से संबंधित लैंगिक समानता। नीति में प्रस्तावित है कि सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का कम से कम 30% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर समुदाय से जुड़े वैज्ञानिकों को स्पाउसल बेनिफिट्स प्रदान किए जाए। LGBTQ+ समुदाय को लैंगिक समानता से संबंधित सभी वार्तालापों में शामिल किया जाए और उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व व विचारों को शामिल करने हेतु प्रावधान किए जाए। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल। नीति में बाल देखभाल को बिना लैंगिक भेदभाव के और काम के घंटों को लचीला बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मातृत्व, प्रसव और सही से बच्चे की सही ढंग से देखभाल करने के लिए माता पिता हेतु पर्याप्त छुट्टियों का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सभी अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर स्थापित करने और बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन के लिए यह नीति दिव्यांगजन की सहायता के लिए सभी वित्त पोषित सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्थानों में उनके समावेशन हेतु न करने हेतु संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन का पक्षधर है। अन्य संबंधित प्रावधान चयन, पदोन्नति, पुरस्कार, अनुदान से संबंधित मामलों में आयु संबंधी छूट के लिए शैक्षणिक स्तर पर आयु को बनाया जाए, न कि लैंगिक आयु सीमा को। एक विभाग या प्रयोगशाला में कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होने वाले विवाहित युगल की एक साथ कार्य करने की सीमा को हटाना। अभी तक शादीशुदा युगल एक ही विभाग में कार्य नहीं कर सकते थे, जिस कारण रोजगार छोड़ने के मामले सामने आते हैं या जब कोई सहकर्मी शादी करने का फैसला करता है तो उसकी मर्जी के बगैर उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ओपन साइंस पॉलिसी। सभी को वैज्ञानिक ज्ञान और डेटा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिकाओं की थोक में खरीद संभव होगी। साथ ही भारत में भी सभी तक इसकी पहुंच मुक्त संभव होगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला स्थापित करने, जो देश में वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित सभी प्रकार के डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। अनुसंधान और शिक्षा। यह नीति निर्माताओं को अनुसंधान इनपुट प्रदान करने और हितधारकों को एक साथ लाने के लिए शिक्षा अनुसंधान केंद्र और सहयोगी अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। अनुसंधान और नवप्रवर्तन उत्कृष्टता फ्रेमवर्क की प्रासंगिकता का उद्देश्य हितधारकों के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देने के साथ साथ अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाना है। एक समर्पित पोर्टल सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान के आउटपुट तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसे इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्चिव ऑफ रिसर्च के माध्यम से बनाया जाएगा। स्थानीय अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने हेतु
तथा चुनिंदा क्षेत्रों जैसे घरेलू उपकरणों, रेलवे, रक्षा आदि में बड़े स्तर पर आयात को कम करने हेतु बुनियादी ढांचा स्थापित करेगा। भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह नीति आने वाले दशक में भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों के बीच तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर स्थिति प्राप्त करने में सहायक होगी। प्रत्येक 5 वर्ष में पूर्वकालिक समकक्ष शोधकर्ताओं की संख्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सकल घरेलू व्यय और GERD पर निजी क्षेत्र के योगदान को दोगुना करने में सहायक होगी। एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना करना जो सभी सामरिक सरकारी विभागों को जोड़ेगा और खरीदारी जाने वाली या स्वदेश निर्मित प्रौद्योगिकियों की निगरानी तथा अनुशंसा करेगा। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 पर्यटन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा प्रदान करने तथा इस क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 लागू की गई। इस नीति के मुख्य लक्ष्य क्या है? पर्यटन को आर्थिक विकास के मुख्य घटक के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और ग्रामीण पर्यटन को गति प्रदान करने हेतु पर्यटन के प्रत्यक्ष और बहुगुणक प्रभाव में वृद्धि करना। पर्यटन विकास के मुख्य संचालन हेतु घरेलू पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार द्वारा सक्रिय, सुसाध्यकर्ता और उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना।